पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज का दिन एक तारीखी दिन है। वो मसला जिसको भारत ने बड़ी खूबसूरती से मुख्तलिफ चालों के जरिए, मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए दुनिया की नजरों से ओझल रखा, कभी शिमला मुआहदा की आड़ में और कभी दो तरफा गुफ्तगू का झांसा देकर आज वो बेनकाब हो गया और 5 दहाइयों के बाद कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के ज़ेरे बहस आया और आज सलामती काउंसिल ने इस पर गौर व फिक्र किया। मैं ये बताते हुए मुसरत महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया और इजलास मुनक़िद हो गया। आज UN की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें दोबारा जिंदगी आ गई है। आपको मुबारक हो कौम को, जो वो कहते थे ना बासी हो गई, अरे ताज़ा हो गया काम। आप तवक्को करती हैं कि मैं इंडियन काउंटर पार्ट से बात करूं जब वो वहां खंजर मार रहा है, ज़िबा कर रहा है कश्मीरियों को, मैं उससे राब्ता करूं? हरगिज़ नहीं करूंगा। जब तक वो कर्फ्यू हटाते नहीं हैं, जब तक वो जबर और जुल्म की दास्तान समेटते नहीं हैं, किस तरह उससे राब्ता करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी उन्होंने जद्दोजहद की वो कामयाब हुई और इस कामयाबी को सभी सराह रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आज भारत को एक और बहुत बड़ी सुबकी का निशाना बनाया गया जब UN सिक्योरिटी इजलास में आज कश्मीरियों के हवाले से बहस हुई। 5 परमानेंट मेंबर्स और उसके साथ साथ दीगर मेंबर्स, क्लोज डोर इजलास था जिसमें कि आज से पहले आपको पता है जो भारत का नैरेटिव रहा है कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, यूनिलैटरल मामला बन गया आज इस तरह कि पहली दफ़ा कश्मीर में जो उसने बर्बरियत की है, 13 दिन हो गए, कर्फ्यू लगा है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, लोग घरों में मैसूर हैं, इंटरनेट बंद है, हर किस्म की मवसाती जो कम्युनिकेशन है उसको, टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया है और वहाँ जबर और जोर और ज़बरदस्ती की एक सियासत और रियासत कायम करने की जो कोशिश है उसमें दुनिया की आंख से छुपकर जो एक तमाशा और खेल खेला जा रहा था आग और खून का, उसमें आज भारत बुरी तरह नाकाम हुआ है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस इजलास को रुकवाया जाए, लेकिन ये इजलास हो गया। इस इजलास का होना और अब किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचना, बेशक इसके नतायज दूरस्त होंगे, तकलीफदेह होंगे और इसी तरह आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान और भारत में ज़रूर रहेगी। लेकिन हमारे जो दीगर हमसाए हैं या नेबर्स हैं उन्होंने भी एक कलीदी रोल प्ले किया। ख़ास तौर पर चीन का जिक्र करना चाहूँगी। चाइना ने बहुत भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन के मुस्तलिक जो हवाले हैं उसको, उनके मंदूब जो है उन्होंने आज ये भी बयान दिया है जो कि एक तरह का वाज़ेह थ्रेट है। उन्होंने कहा है कि भारत के इक़दाम ने चीन की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया है, यानी कि ये जो भारत अपना अंदरूनी खेल खेल रहा था वो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अब UN के सामने बात आ गई है, क्या UN ट्रूप्स आएंगे, UN की मदद की तरफ से जो उनके पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं या किसी तरह की इंटरनेशनली और दुनिया का जो मीडिया है, चाहे वो द गार्डियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, BBC हो, जो भी हो, उन्होंने भारत के तमाम तर नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान में के इस बात को रिटरेट किया है और उसकी हिमायत की और कश्मीरियों की हिमायत में बेपनाह जो मजमून है वो लिखे गए हैं और वहाँ पर जो बर्बरियत का एक समा पैदा किया हुआ है मोदी ने, उसको बेनकाब किया है। पाकिस्तान के फ्रंट पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की और कश्मीरियों के हवाले से उनको और वहाँ पर होने वाली जो सिलसिला है उससे उनको बावर कराया। उसके साथ साथ आज एक भारतीय वज़ीर जो दिफा हैं उन्होंने एक निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल और मैं कहूँगी कि जो हिमाकत पर बेस्ड अगर कोई बयान हो सकता है किसी भी न्यूक्लियर पावर का कंट्री का कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे, इससे कोई भयानक और शर्मनाक आपका बयान हो नहीं सकता कि आप पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर धकेलना चाहते हैं। अपने अज़ाइम और सिर्फ
آکیوپائڈ کشمیر میں اپنی دہشت گردی RRS اور اپنی ہندو موومنٹ کو بچانے کے لیے آپ ایک تھریٹ کر رہے ہیں ایسے ملک کو جو خود نیوکلیئر پاور کیپیبلٹی سٹرائک رکھتا ہے بیونڈ یور امیجنیشن. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا صبر ہے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. آپ کے امکانہ جو جواب ہے اس کا آج وزیر خارجہ نے بڑا خوب جواب دیا. انہوں نے کہا ایک آدمی جو وہاں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, کیا میں اس سے بات کروں؟ میں قطعی بات نہیں کروں گا جب تک کہ معاملات نارمل نہیں ہوتے. اگر اب بھارت نے جو آگ لگائی ہے اس میں وہ دن بدن خود گرتے چلے جا رہے ہیں اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. ان کے سارے دیگر ادارے, پہلے آئین کو معطل کیا, کانسٹیٹیوشن کو, جوڈیشری کو, اور آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو دھجیاں ہیں وہ اڑائی ہیں آپ نے نیوکلیئر آرسنل کے پیچھے چھپ کے کیپیبلٹی سٹرائک کو ختم کرنے کے لیے فرسٹ ڈیفنس اور دھمکی دے کر آپ نے پوری دنیا کو انڈینجر کیا. تو اس سے ساری دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ ایک نہایت ہی فیشسٹ رجیم ہے. UN سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ بیونڈ کیا ہوگا رائٹ آفٹر دس بریک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا طارق پیرزادہ صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ عثمان بسرا اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. سید شیلا رضا صاحبہ سندھ منسٹر فار ویمن ڈیولپمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. طارق پیرزادہ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک ہونے والی ڈیولپمنٹس کو, ظاہر ہے بھارت میں ویسے تو اندرونی طور پر ماتم ہو رہا ہوگا, لیکن ان کی جو میڈیا کے اوپر جو ان کا پروپیگنڈا ہے جس میں وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیٹک جنگ میں ہمیں فتح نہیں ہوئی بلکہ ان کو فتح ہوئی ہے, اس UN سیکیورٹی اجلاس کو اور اس کے بیونڈ اب آپ کیا دیکھتے ہیں معاملات کو اور صورتحال کو؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جیسمین کہ آج بھارت کا وہ بیانیہ کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے, اس کو بری طرح شکست ہوئی ہے. صرف اس بات سے یہ بات ابھی, حالانکہ یہ بات صرف اتنی ہوئی ہے کہ سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے ایک بند کمرے کے اندر اس مسئلے پر بحث کی ہے, لیکن اس مسئلے کا سلامتی کونسل میں جانا, سنا جانا, چین کی طرف سے خصوصی طور پر اس کے لیے کمک دینا سیاسی اور سفارتی, اور اس کے بعد تمام ارکان کا کسی اختلاف کے بغیر اور اس کو روکے جانے کی کسی کوشش کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام ارکان نے اس معاملے پر بحث کی ہے. چنانچہ بھارت کو یہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے, کم از کم سفارتی سطح پر, کہ یہ معاملہ داخلی ہے. یہ دفتر اب بند ہو چکا ہے کہ یہ معاملہ داخلی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کسی طرح بین الاقوامی دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے. کہیں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہم جایا کرتے تھے, کہیں کسی اور سطح پر, لیکن ہوا کیا کرتا تھا, ایک دو صفحے کی تقریریں پڑھی اور کسی تیسرے پیراگراف میں کشمیر کا ذکر آیا اور ہم سب واپس آ جایا کرتے تھے. اب صورتحال جو ہے اس وقت نیو یارک ٹائمز کے سرخیوں سے لے کر واشنگٹن پوسٹ کی سرخیوں تک, نیوز ون کی سرخیوں سے لے کر جو اسے کیا کہتے ہیں انگلینڈ کے اخباروں کی سرخیوں تک, دنیا بھر کے چینلوں میں, روس کے اخباروں میں, ٹیلی ویژنوں پہ, CNN, ہر جگہ اس وقت جو بات بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اب سیکیورٹی کونسل میں آ گیا ہے. اگرچہ اس کا پہلا قدم ہے اور اس میں بہت زیادہ پیش رفت نے ہونا ہے, لیکن یہ پہلا قدم اگر آیا ہے تو اگلا قدم آئے گا. طارق صاحب, اس سے کتنے زیادہ بھارت پریشرائز ہوگا؟ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ سے اندرونے ان کی خبریں آ رہی تھی کہ جی اسکول کالجز کھول دیے جائیں گے اور چیزوں کو معمول پہ لانے کی کوشش کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ہے, اور پھر آج ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو کرنا, ٹیلیفونک رابطہ کرنا, اور اس معاملے پر جو کشمیر کے حوالے سے نہ صرف ٹویٹر کے حوالے سے بڑے شدید اور سیریس قسم کے بیانات پرائم منسٹر کے آ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ ریزرویشن, مطلب ہی از پوٹنگ ہز ورڈز رائٹ آؤٹ دیئر ان فرنٹ آف دا ورلڈ. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل سے کوئی مطلب ہے کسی طرح کا بھی انڈیا کو سپیس دی جا رہی ہو, تو یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا ہوا ہے اس وقت انڈیا کو اس پر. دیکھیں ایک بات تو عمران میں ہے نا, وزیر اعظم عمران میں,
जैस्मिन बड़ी ख़ास और इसकी आपको तारीफ़ ही करनी पड़ेगी। अगर आप मुखालिफ भी हों तो आपको कहना चाहिए कि इमरान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना जो एक ज़हनी हम-आहंगी किसी हद तक पैदा की है, और उसके अल्फाज से जाहिर है जो दौरे के दरमियान थे, व्हाइट हाउस के दौरे को देखिए, खुसूसी तौर पर उनको कॉरिडोर्स में फिराया गया। आम तौर पर किसी नवाज शरीफ, किसी जरदारी, किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान को ये थोड़ी सी इजाफी इज्जत नहीं दी गई। इमरान को दुनिया पसंद करती है, इमरान के नुक्ता नज़र को पसंद करती है, उसकी इतदाल पसंदी को, लेकिन कौम के मुतालिक उसका जो ठोस एक नुक्ता नज़र है कि हम अपने मफादात पे सौदेबाजी नहीं करेंगे, वो वज़ीर आज़म इमरान डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। आपने देखा है कि आज जब खबर आई है कि टेलीफोन पर बात हुई है, तो ये कोई आम बात नहीं थी। आमतौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सतह पर तो हो जाती है, वो जो व्हाइट हाउस की रेड टेप है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको रेड टेप को क्रॉस करके प्रेसिडेंट टू प्राइम आगे मिनिस्टर जाना मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। उस्मान, कमिंग टुवर्ड्स यू, तारिक साहब, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा उस्मान से उनका भी मौक़िफ़ ले लूं। उस्मान, डिप्लोमेटिकली इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र से बहुत ज़्यादा इस वक्त हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, और जैसे मैंने ये कहा कि जिस तरह हम इसको हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, कॉशियसली बट टू द पॉइंट, ये भी बहुत अच्छी है। गोइंग फॉरवर्ड आप इसको किस तरह देखते हैं, स्पेशली आज जो वजीर दिफा हैं उनके, जिस तरह उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ह्यूमिलिएशन का निशाना बनाया, टू कम आउट विद दिस obnoxious statement regarding a first strike nuclear capability, मतलब who exactly are you threatening in the first place, और फिर आप पूरी दुनिया को आप थ्रेट कर रहे हैं, you want to plunge them in a nuclear war। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि आज पूरी पाकिस्तान की कौम अपनी लीडरशिप, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होकर अपने कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान में LOC के उस पार सफारती लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, और आज जब कर्फ्यू कल परसों तक हट जाएगा या 1-2 वीक में हट जाएगा, और जब उनको ये खबर मिलेगी कि पाकिस्तान की कौम किस इस्तकामत से, किस शान से, किस जज्बे से, और पाकिस्तान के वजीर आज़म किस तरह से उनके साथ खड़े हुए, उनका सर फख्र से बुलंद होगा और उनको एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा जो है वो किस बहादुरी के साथ उनके साथ खड़ी है, और भारत को किस तारीखी हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा है। अब ज़रा मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूँ। आपने कहा जी कि उनके वज़ीर दिफा ने, देखिए जैस्मीन, ये जो भारत के वजीर दिफा हैं, इनका बयान अपने जख्म चाटने के मुतरादिफ है। ये समझे ये थे कि ये एक तरफा एक कागजी कार्रवाई करेंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, पास हो जाएगा, और ये कोई इसराइल हैं और दूसरा फलस्तीन का जन्म हो जाएगा यहाँ पे, और दुनिया जो है सारी इनके साथ खड़ी हो जाएगी। इनको इतना बड़ा शौक हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत जिसको इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो इमरान खान, जैस्मीन, मैं आज मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोई आम MPA, MNA या एक वजीर या सिर्फ महज एक वजीर आजम नहीं, वो स्टेट्समैनशिप के रोल के अंदर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जिस इस्तकामत से, जिस पुख्तगी के साथ, मैं दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस पुख्तगी के साथ और जिस उम्दगी के साथ ये मुकदमा रखा है। आप याद कीजिए पहले दिन जब वो पार्लियामान के अंदर आए और जो नैरेटिव बिल्ड किया प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह अभी तारक साहब कह रहे थे कि इमरान खान एक नब्ज को जानते हैं मगरब की, वो मगरबी दुनिया किस तरह से नैरेटिव बनाती है और किस तरह से चीजों को, क्या रेसिपी को एक्सेप्ट करती है, वो उसको जानते हैं। और वेरी राइटली जब आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कहा कि RSS का फाशिस्ट और रेसिस्ट एजेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी की शक्ल में एक न्यूक्लियर इंडिया के ऊपर बराजमा है और काबिज हो चुका है, और दुनिया एक न्यू हिटलर और न्यू नेटसिज्म को फेस करने जा रही है, और पूरी दुनिया की अमन पसंद, जमहूरियत पसंद कुव्वतों को आपके वजीर आजम ने मुखातिब किया और कहा कि आलमी दुनिया का अमन इस नए रेसिस्ट आइडियोलॉजी से खतरे में है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कश्मीर का मसला ना सिर्फ लाइमलाइट में आया, बल्कि आपकी वजीर आजम के नैरेटिव को, आपकी हुकूमत के नैरेटिव को
पूरी दुनिया ने माना। और भारत जो हमें वजीर दिफा साहब कह रहे हैं, देखिए मैं कोई बड़ी बात करना नहीं चाहता, अल्लाह बचाए, कौन बिल्कुल क्या है सही। माजी गवाह है। जैस्मिन अभी तो इनके जो हमने जहाज गिराए हैं, बड़ी टेक्निकल कहते थे हमारी बड़ी सुपरमेसी है, फौज की हमारी बड़ी सुपरमेसी है, हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस बड़ी है, हमारे पास पैसा बड़ा है, हम इकोनॉमी बड़ी है और फाशिस्ट डेमोक्रेसी भी अपने आप को कहते थे। आपकी फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको नाको चने चबुआए कि नहीं, हमें दे रहे हैं धमकी न्यूक्लियर की। इनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी डिफेंस की और स्ट्राइक की पूरी दुनिया मानती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इमरान खान साहब ने जब कहा आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस कौम को टीपू सुल्तान बनना है, इनसे लड़ाई और उसको जीतने की खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे रखी है। ये हमें डराएंगे मुसलमान? ओके जी उस्मान। देखिए जैस्मीन, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और पूरी दुनिया जानती है मुसलमान मौत से नहीं डरते। हमने अल्लाह से जहाद और मौत के बदले जन्नत का सौदा तो कर रखा है, हिंदू बनिया में डरा नहीं सकता। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह मुकदमा दुनिया के सामने मुदल्लल अंदाज में मंतक के साथ रखा है और दुनिया ने माना है। आज भारत को रुसवाई का सामना है। अब सिर्फ अपनी अंदर जनता को खुश करने के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है उस्मान, एक वक्फा लेने दीजिए, इसके बाद मैं चाहूंगी तारिक आप इस पे कमेंट कर दीजिए। एक जैस्मीन एक लाइन जी, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद इस पे गुफ्तगू करते हैं कि एक मुनज़्ज़म तौर पर एक अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी तरह की रेजोल्यूशन आएगी या कोई इक़दामात सामने आएंगे, वो किस तरह सामने आएंगे और अभी तक नहीं आए, इजलास जारी है की खबरें आ रही हैं, इस पर जरा बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सिंध मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है। शैला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है जिसको डिप्लोमेटिक फतह कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, इसको आप किस तरह देखती हैं? एक पाकिस्तान की सेक्युलर पॉलिटिकल सीनियर पॉलिटिकल पार्टी की आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, इस सीनियर पोस्ट पे भी रह चुकी हैं। 50 साल में कहते हैं इससे पहले कभी यूनिलैटरली हमेशा डिस्कस होता रहा, लेकिन आज पूरी दुनिया इस मामले के ऊपर डिस्कस कर रही है। देखिए 50 साल में वहाँ पे मोदी की हुकूमत भी नहीं थी ना। हाँ ये भी ठीक है। हम इस बात को तो मानते हैं कि इससे पहले वहाँ पे जबर होता रहा और वहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आवाजें उठती रही, लेकिन जब मोदी की हुकूमत आई तो मोदी ने जो आवाज क्यों चली गई है उनकी? शैला आपको मेरी आवाज आ रही है? शैला जी मुझे आवाज आ रही है। बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी प्लीज गो अहेड। अच्छा अब आ रही है? जी आ रही है। आप कह रही थी इससे पहले डिफरेंट फोरम्स में। जी आ रही है आवाज मैम। जी अब बेहतर है? आ रही है शैला आपकी आवाज, कमेंट करें। जी तो जब मोदी ने हुकूमत संभाली तो बिल्कुल उसमें साफ जाहिर था कि हिंदौता के पैरोकार और पाकिस्तान की दुश्मनी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने वाला एक इरादों से नहीं आया। और फिर उसने ये साबित भी किया और एक से बढ़कर एक सुषमा स्वराज जब पाकिस्तान आई तो इस तक पर एतराज हुआ कि आपने हरी साड़ी क्यों बांधी। तो जहां इतना जो है तासुब हो, उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने वही किया कि अपने मैनिफेस्टो पर उन्होंने अमल किया। और फिर जाहिर है कि जब इतनी वायलेशन होगी कि 13 दिन से बंद, फिर जो 370 और 35A उसने चीन जो कि मुस्तकिल मंदूब है, हम समझते हैं कि आज जहां मलिहा लोधी ने भी शुक्रिया अदा किया, जी हम सबको हम अल्लाह का बहुत शुक्र है कि चीन जैसा मुल्क हमारा ना सिर्फ दोस्त है बेशक और हमसाया है, और उसने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। और आज जो है वो एक मैं समझती हूँ कि हम एक हद से आगे आए, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल भारत की जंगी जनून की है
हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये खतरा टला, सही कह रही हैं। क्योंकि अब उन कुव्वतों को आगे बढ़ना होगा जिन्हें सॉलिसी का शौक है, जो सॉलिसी की बात कर रहे थे। अब वो कुव्वतों को आगे आना होगा और उनको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने अपना किरदार करने की जो कोशिश की है, उसमें हमेशा पाकिस्तान ने जिस जगह भी कोशिश की, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि भारत को अपना ये फैसला, जो कि इंतहाई गैर आईनी है और वहाँ के जो वकला हैं वो तक ये कहते हैं कि ये गैर आईनी है, इस तरह गवर्नर राज लगाकर अपने ही गवर्नर उन्होंने अपनी तमाम जमहूरियत की और वहाँ की भी आवाजें जिस तरह से आई हैं। मैम एक सेकंड दीजिएगा, तारिक पीरजादा साहब, मेरी जद्दोजहद मैम एक रंग सेकंड लाएगी। जी ओके, आप समझती हैं कि जद्दोजहद ये रंग लाएगी। उन्होंने कहा तारिक साहब कि इससे पहले भी मोदी हुकूमत तो नहीं थी वहां, लेकिन पिछले 5 साल में मोदी हुकूमत थी। अब उन्होंने जो री इलेक्शन में जब वो गए हैं एंटी पाकिस्तान पर और इस रेसिस्ट अपनी बुनियाद पर, और वो जीते हैं इस सोच की बुनियाद पर, तो क्या उनके आरएसएस और दीगर जो उनकी एक फैशिस्ट उनकी जो रजीम है उनको इस जंगी जुनून से निकलने का मौका देगी? बहरहाल उनका मीडिया है, दीगर लोग उन पे प्रेशर तो डालेंगे ना। तो मोदी एक कॉर्नर में फंस गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उधर से वो निकलेंगे कैसे, इस जंगी जुनून से कैसे निकलेंगे? देखिए चला एक सेकंड मैम, आई विल कम टू यू। तारिक पीरजादा साहब से कमेंट ले लूं। देखिए उनका तो जो बुनियादी मंशूर है वो इस मुतासबाना नजरिए के दरमियान जिंदा रहकर अपने मकासद हासिल करना है। वो तो इससे निकलना नहीं चाहते हैं, वो इसके साथ ही आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने तो 1857 की याद दिलाते हुए, जिस तरह हिंदुस्तान को बरतानिया ने ताजे बरतानिया में मंगम कर दिया था, इल्हाक कर दिया था, इसी तरह उन्होंने अपनी कुव्वत के मुजाहरा करते हुए इंतहाई गैर कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी जो करारदादें हैं उनका मजाक उड़ाते हुए अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर को अंडरस्टैंड कि वो तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इस वक्त जिस हिस्टेरिया पे उन्होंने मामलात को पहुंचा दिया है, क्या इस यूएन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद किसी किस्म का फर्क पड़ने वाला है? क्या वो थोड़े टोन डाउन करेंगे? मैं उसकी तरफ आता हूं। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए इसके जो अब यहाँ थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ भी है। ये लेटर मेरे सामने है जो शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उनका किरदार बड़ा जबरदस्त रहा है। ये पैराग्राफ नंबर 17 है, 18 से पहले जो कि आखिरी है। इसके अंदर जो बात होनी चाहिए थी, जो मैं एक दर्जनों प्रोग्रामों में कह रहा हूं कि आपने यूनाइटेड नेशंस में ये बात कहनी है, यानी इस लेटर में सबसे पहले कहनी चाहिए थी कि जो करारदादें पास हुई थी 48 में, उन पर मसला एक नई करारदाद पास करने का अब नहीं है कश्मीर के हल के लिए। मसला है उन पर अमल दरामद कराने के लिए करारदाद पास करवाने का, और उस करारदाद पर अमल दरामद कराने के लिए वो जो चैप्टर 7 है उसके अंदर तरीका लिखा हुआ है यूएन के चार्टर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं उसका तरीका ये है कि मुश्तरका तौर पर अक़वाम आलम भारत पे दबाव डाल सकती हैं करारदादें पास करके, मुश्तरका तौर पर पहले हिस्से के तौर पर माशी उस क्या कहते हैं तिजारती और दीगर 85 जो पाबंदियां होती हैं वो लगाई जाती हैं, और उसके बाद आखिरी हद जो होती है वो मुश्तरका मिलिट्री एक्शन है। चूंकि पाकिस्तान तो बजाय आपको लगता है कि अच्छा वो कौन से मुमालिक हैं जो उनके ऊपर इस तरह के सैंक्शंस की धमकी भी अगर करें? आपको याद होगा जब ट्रंप साहब की शुरू में इलेक्शन के फौरी तौर के बाद उनकी बड़े ममालिक से स्टैंड ऑफ्स हुए थे, एंड वन ऑफ द फेमस स्टैंड ऑफ वाज विद कोरिया। लेकिन ऑलमोस्ट यू रिमेंबर वी ऑलवेज थॉट दैट दे आर गोइंग टू गो टू वॉर। जी आपने मेरे मुंह से लफ्ज खींच लिए हैं। देखिए एक ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया सबसे पहले उन्होंने इतना दबाव डाला कि आखिरकार किसी हद तक मामलात रुक गए, नए एटमी धमाके रुक गए, और बातें भी हुई हैं। अभी तक कोई बड़ा मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात एक जगह रुकी जरूर है। नहीं ट्रंप की और उनके प्रेसिडेंट की मुलाकात हो गई, आपस में बातचीत हो गई। पहले वो बाहर मिल नहीं रहे थे, धमकियां दे रहे थे एक दूसरे को। वी ऑलमोस्ट थॉट कि भाई जिस तरह अमेरिका जंगी जुनून में रहता है, वो उसने कितने मुमालिक पे हमला किया है, हम तो समझ रहे थे कोरिया को भी हमला कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तारिक साहब हुकूमत वक्त ये बताए अवाम को कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की है खान साहब से।
जी मैं तो समझता हूं कि वो वक्त गुजर चुका है जब आप बातें छुपा सकते हैं। लेकिन जैस्मीन, अगर आप बात आज आप बात को नहीं करेंगे तो कल वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स उस बात को खोल देगा। चुनाचे आप बातें मत छुपाएं, छुपाने से कोई फायदा नहीं होता है। जो भी उसने कहा है सामने लेकर आए। उस्मान, ये बात बता दीजिएगा, तहरीके इंसाफ की हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑपोजिशन भी पूछना चाहेगी, क्योंकि आपको पता है इसके बाद याद होगा आपको एक नवाज शरीफ साहब को एक पर्सनल फोन कॉल आई थी और उन्होंने अपने कसीदे खुद बयान कर दिए थे, जिसका पर स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ऐसी कोई बात नहीं, याद होगा आपको ये हुआ है, मतलब दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सॉरी टू से दिस, ये मतलब है कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये बताएं कि क्या कल पार्लियामेंट और दीगर लोग आपसे पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान से इस मामले पर क्या बात की या किस किस्म की लेकिन एक बात बड़ी मुस्बत है। तारिक साहब एक सेकंड, आई वांट टू आस्क उस्मान। जी उस्मान। जी जैस्मीन, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल में आपके शो में ही जब हम लास्ट टाइम आए थे तो भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि इस हुकूमत के अंदर जो बात भी आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है या प्राइम मिनिस्टर की किसी प्रेसिडेंट से हो रही है, उसको हम पार्लियामान के अंदर लेके आते हैं। और जब जैसे अमेरिका का भी दौरा किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, बड़ा ज़बरदस्त और तारीखी दौरा किया, उसकी भी सारी रुदाद और वहाँ पे क्या बात हुई, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बिल्कुल A to Z सबको बताया और सबको एतमाद में लिया। और अब जबकि ये अभी जो ये बात चल रही है, क्योंकि ये हीट ऑफ द मोमेंट है, ये बात भी इंशाल्लाह ताला आपकी पार्लियामेंट के ऊपर आपके फॉरेन मिनिस्टर या आपके प्राइम मिनिस्टर खुद आकर कौम को एतमाद में भी लेंगे। क्यों कि इसको जान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत और उनके सब लोग जो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं या जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, बात ये नहीं है कि आप लोग छुपाएंगे, बात ये है कि जो इस वक्त वॉर हिस्टेरिया ना, जैसे शैला ने कहा खतरा भी टला नहीं, तो बहरहाल ये सुनने में आ रहा है कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान कल कौम से खिताब करेंगे, तो बहरहाल जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जिसमें चाइना या खासतौर पर अमरीका जो इस वक्त भारत पे प्रेशर डाल सकता है, क्या वो डालने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए जैस्मीन, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर जब बात करेंगे तो वो एक तो पहले तो आपका सवाल का जवाब आ गया कि वो सारी बात कौम के सामने रखेंगे, एतमाद में लेंगे। अब इससे आगे आपने कहा कि भारत एक जंगी, देखिए भारत के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है। जरा मैं आपको याद करवाऊं जैस्मीन, अभी 3-4 दिन पहले जब भारतीय पार्लियामान के अंदर बहस हो रही थी, इसको मत भूलिए कि मनोज कुमार जो वहां पे मेंबर पार्लियामान है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये टेलीविजन पे आनी चाहिए थी, हमारे टेलीविजन पे नहीं आई। मनोज कुमार ने कहा कि जिस तरह से भारतीय हुकूमत एक डिजाइन और स्ट्रक्चर किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर एक वॉर हिस्टेरिया भी शामिल है, ये बयानिया दुनिया में चलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, और आज नहीं तो कल आपको अपनी जनता के सामने यानी कि भारतीय अवाम के सामने जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं, बेशर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। और आपके इस डिफेक्टो बयानिए को जो आप कश्मीर के ऊपर खड़ा कर रहे हैं और जिसके अंदर ये उन्होंने पार्लियामान के अंदर कहा कि जिस तरह से खरीदो फरोख्त करके, जिस तरह से डरा धमका के हमें आंखें दिखा के पार्लियामान के अंदर आप एक झूठे एक फाशिस्ट बयानी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द वॉर हिस्टेरिया। इसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा, तारिक एक कमेंट करना चाह रहे हैं, एक सेकंड उस्मान, आप कुछ जी तारिक साहब कुड यू क्विकली कमेंट ताकि मैं फिर शैला साहब से उनका मौका। बिल्कुल जी, जो 2-4 फिक्रे आए हैं ना इस टेलीफोन बात का मुकालमे के मुतालिक, उसमें आखिरी फिक्रा ये है कि दोनों में इत्तफाक हुआ है, ट्रंप में और वजीर आज़म इमरान में, कि ये राब्ते इस मसले पर आइंदा भी जारी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक बात तो तय हो गई है कि ये गुफ्तगू आज खत्म नहीं हुई इस मसले पर, अब ये बाहमी मुशावरत जारी रहेगी। और ये बात खासी मुस्बत है और हिंदुस्तान को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका के सदर का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर मुसलसल रास्ते में रहना। खाली कश्मीर का मसला नहीं है, प्लीज काइंडली सारी दुनिया को एक बात याद रख लीजिए। उस्मान एक सेकंड रुक जाए, जी आप ऐड कर दें। सारी दुनिया को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, प्लीज काइंडली रिमेंबर, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस वक्त आपकी अमेरिका को पाकिस्तान की शदीद जरूरत है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को हिमायती करार दिया है, पाकिस्तान की बुनियाद पर ही बात होगी। और वजीर आजम ने बात वाज़े तौर पर बतवा दी, अमेरिका को एग्जिट करना है भाई यहां से, यहाँ एक और जंग अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका। ये मोदी के कहने में आके वो अपने और सोल्जर्स मरवा देगा। तो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सॉलिड है। शैला मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको वो कह रहे हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस और लोगों को बताया जाएगा, कल शायद कौम से भी खिताब करें वो।
I don't think she can hear me. शैला, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। आ रही है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ तारिक मीरजादा साहब की बात पे। एक तो सबसे पहले कि जो पैराग्राफ 17 है, इसमें हमें यही देखना चाहिए कि जो चार्टर था, जो करारदाद थी, उन्हीं पे अमल होना चाहिए। और देखें, सिर्फ अमेरिका का नहीं, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त रूस की बड़ी अहमियत है। Yes. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ताशकंद मायदा वहाँ हुआ था, जिसमें कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया गया था, आपस में मुज़ाकरात से हल करने की बात की गई थी। तो हमें सिर्फ अमेरिका ही को नहीं देखना, क्योंकि अमेरिका ने जब थॉलिसी की बात की तो उसके बाद भारत में एक जनूनी कैफियत आई। तो इस वक्त जो मसला है वो पूरी दुनिया का है कि हमने दुनिया में कोई चीज अकेले नहीं की थी। और ये जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इससे ऊपर अमेरिका के साथ साथ मैं समझती हूँ रशिया को भी आगे आना चाहिए, और हमें अपने पड़ोसी ईरान को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें उनका साथ किस तरह से चाहिए। इसके बावजूद ईरान में बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ है, आपको पता है कि ईरान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें अपने दोस्तों को पहचानना होगा कि हमें क्या करना है। तो मैं और बाकी मैं एक बात जरूर हमेशा कहूंगी कि देखिए, यूएन का वो किरदार नहीं रहा यूएनओ का, ठीक है, और उनकी क्रेडिबिलिटी पे ये धब्बा है। और मैं जब भी बात करती हूँ कश्मीर की, मैं ये बात करती हूँ कि ईस्ट तिमोर हो, साउथ सूडान हो, बरतानिया हो, आपने यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे आपने रेफरेंडम करा दिए, जबकि ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन नहीं थी। जबकि कश्मीर में जितनी वायलेशन है, आप शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त की अगर स्पीच देखें कि पूंछ सेक्टर में क्या हुआ, और आज देखें तो ये एक कंटिन्यूएशन है, नस्ल दर नस्ल कुर्बानी की अजीम दास्तान है। तो ये चीजें इन्हें नजर क्यों नहीं आती? जब ये बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के काले पहाड़ों में चींटियों को जब हैजा होगा, डिक चैनी ने कहा था, तो हमें पहले पता चलेगा। तो इनके लिए हमें आंखें खोलने की जरूरत है, कश्मीर के लिए हमें बताने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम ममालिक की अपनी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं कि वो यूनाइट नहीं है, अपने लिए आवाज नहीं उठाते, आपस में मसाइल हैं, ब्लॉक्स बने हुए। तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल वेरी वेल पॉइंटेड आउट शैला साहिबा। उस्मान बसरा साहब, लॉस्ट कमेंट, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। या यूनिलैटरली अपनी पूरी दुनिया को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और स्पेशली सीपैक के मामले पे अगर आप चाहते हैं कि मामला आगे चले तो इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। प्लीज कमेंट, वाइंड अप उस्मान साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जैस्मिन, देखिए, आज मैं आपको दोबारा से वही बात अपने रीट्रीट कर रहा हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर बड़े वेल प्लान तरीके से, बड़े मुदल्लल तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक फेज, इसके दो फेज थे इस मुकदमे को लड़ने के। पहले फेज में हमने सफारती महाज के ऊपर भारत को धूल चटा दी है। दूसरे फेज के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुकदमे को आलमी रहनुमाओं के साथ, अपने जो हम मनसब है उनके साथ उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि मोदी एक ऐसी भारतीय सो कॉल्ड फाशिस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके पीछे आरएसएस खड़ी है। ये बड़ी कैटास्ट्रोफिक बात है, और आपके प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह सेकंड फेज के अंदर, और पहले फेज में भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, सेकंड फेज में बड़ा जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे कि जो आरएसएस है, जो उनकी रेसिस्ट उनकी रजीम है, जो तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं। सर तारिक, यू हैव 10 seconds ओनली। जैस्मिन, एक बात सिर्फ याद रखने की है, जहां सिफारती क्वेश्चन जारी हैं, वहां आपको जमीन पर कश्मीरियों की तहरीक आजादी की पूरी मदद करनी है। इसमें कमी ना कीजिए। दबाव डालने के दो तरीके हैं, सिफारती और जमीनी। यही आपकी कामयाबी की कुंजी है। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान आपका, शैला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी पाकिस्तान के लिए, और भारत अपने ही जाल में खुद फंसता जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।